नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्राई करने वाला हूँ कि एक ऑडियो बुक बनाने वाला हूँ, सॉरी ऑडियो वीडियो बुक, एवी बुक, जिसका एक लेक्चर आपके सामने है। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आपको। मेरा नाम है जयवीर शाह। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट विरायतन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम हैविंग almost 10 years of experience in teaching। साथ में मैं यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बी मैकेनिकल विथ 9.47 CPI, ME ऑटोमोबाइल विथ 9.12 CPI एंड PhD परस्यूइंग कैंडिडेट। मैंने पेटेंट एजेंट की भी एग्जामिनेशन क्लियर करके रखी है एंड माय इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर इज 3339। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब मैं पहले जो ये ऑडियो वीडियो बुक बना रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। तो ये ऑडियो वीडियो बुक का 12th लेक्चर है। इससे पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं। वो 11 लेक्चर की लिंक्स अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो जब एंड होगा तब उसकी प्लेलिस्ट, आईसी इंजन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आईसी इंजन सब्जेक्ट 7th सेमेस्टर मैकेनिकल गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। सिलेबस के हिसाब से सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो ये डायरेक्टली जीटीयू के अंदर जो 7th सेमेस्टर मैकेनिकल 2021 में जो पर्सन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप इसके बाद में देख रहे हैं 2022 या ऑनवर्ड्स में देख रहे हैं तो वहां पर मैं कह दूं, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर एट डिफरेंट कंडीशन, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो लेक्चर में हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे? तो नंबर 1 की प्रॉपर्टीज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होती है, जिसमें मेनली हम बात करेंगे कि स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, रिच मिक्सचर किसे कहते हैं, लीन मिक्सचर किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर एट डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम 3 कंडीशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी तरीके से है कि आपको अगर यही क्वेश्चन आ गया जीटीयू की एग्जामिनेशन में कि रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर एट डिफरेंट कंडीशन, तो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन एंड पर क्राइटेरिया मींस पर डिस्कशन आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ नंबर 1 टॉपिक। पहले तो इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी कि रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर एंड स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर क्या है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। सेकंडली मैं यहाँ पर बात करूंगा कि मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए कौन सा एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, मैक्सिमम पावर के लिए क्या चाहिए। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए। एंड थर्ड हम बात करेंगे आइडलिंग, आइडलिंग के बारे में कि आइडलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, आइडलिंग के लिए हमें कौन सा मिक्सचर चाहिए। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ये भेजना है कि ये तीनों टॉपिक के लिए मैक्सिमम पावर के लिए कौन सा एयर फ्यूल रेशियो लगता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कौन सा लगता है एंड मैक्सिमम आइडलिंग कंडीशन के लिए कौन सा लगता है। तो जिसको भी ये नहीं पता है कि आइडलिंग कंडीशन क्या है, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर क्या है, स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या होता है या मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पर मिलती है, तो वो ये लेक्चर से कंप्लीटली थरली जान जाएंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आईसी इंजन को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट प्री रिक्विजिट है, तो उसकी भी अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगी आपको वो भी प्लेलिस्ट। इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के सारे वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल है। वहां पर हमने
एक एनालिसिस किया था, बाय मास एनालिसिस एंड बाय वॉल्यूम एनालिसिस। तो जब हम बाय मास एनालिसिस कर रहे थे तो वहां पर हमें एक रेशियो मिलता था फॉर, अगर आप अभी भी याद है आपको, तो C8H18 ये हमारा केमिकल नाम है किसका, गैसोलीन का, जिसे हम पेट्रोल भी कहते हैं। तो ये पेट्रोल को अगर हमने एयर के साथ रिएक्शन किया और वहां से हमने बाय मास एयर की रिक्वायरमेंट निकाली। एयर के साथ क्यों रिएक्शन करना है, क्योंकि किसी भी फ्यूल का कंबशन तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहां पर होती है, वो एयर के अंदर होती है, इन टर्म्स ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बाय मास कुछ 23.2% ऑक्सीजन रहता है एंड रिमेनिंग जो होता है वो नाइट्रोजन रहता है। बाय वॉल्यूम 21% ऑफ ऑक्सीजन रहता है एंड रिमेनिंग 79% वो नाइट्रोजन रहता है। तो एयर को हमें फ्यूल के साथ मिक्स करना है, यानी C8H18 पेट्रोल के साथ हमें फ्यूल को मिक्स करना है, और हमने बाय मास एनालिसिस करके निकाला था कि 1 kg कंबशन ऑफ फ्यूल, 1 kg C8H18 यानी 1 kg कंबशन ऑफ पेट्रोल के लिए कितना kg एयर चाहिए, 15 kg। तो 15 Gem 1 is the by mass analysis of air fuel ratio. What it indicates, 1 kg of fuel requires 15 kg of air to be burned. तो 15 kg के अंदर जितना ऑक्सीजन होगा उतना चाहिए किसको, 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्निंग करने के लिए। अब देखिए साथ साथ में हम इंजीनियरिंग करते हैं तो थोड़ा सा इनोवेटिव सोचना भी पड़ता है, और आपके दिमाग में भी ये आइडिया आया होगा कि एयर के अंदर तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों चीजें हैं, तो अगर ऐसा कर ले हम कि ऑक्सीजन को सेपरेट करके ही इंजन में भेजे तो इंजन के अंदर और ज्यादा फ्यूल आ पाएगा और ज्यादा वहां से आपको पावर मिल पाएगी। तो आप सही सोच रहे हैं, इसको भी हम सुपरचार्ज इंजन कह सकते हैं। सुपरचार्ज वैसे डेंसिटी ज्यादा करनी होती है एयर की, मगर हम अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाए और ऑक्सीजन को डायरेक्टली इंसर्ट कर पाए इंजन के अंदर, तो दैट विल बी रियली रियली अ ग्रेट इन्वेंशन। तो अगर आप वहां उस डायरेक्शन में भी सोच सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट कि अभी जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है तो हम आईसी इंजन सब्जेक्ट क्यों पढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक लिमिटेशन है, वो ज्यादा पावर वाले इंजन नहीं बना पाएंगे। जब भी ज्यादा पावर की बात आएगी तो हमें पेट्रोल या डीजल पे ही रिलाई करना पड़ेगा, ज्यादातर डीजल पे रिलाई करना पड़ेगा रादर देन पेट्रोल। तो वहां पर आप ये एनालिसिस, ये मास फ्लो रेट, ये पूरी कैलकुलेशंस लगा सकते हो, ये कभी ऑब्सोल्यूट नहीं होने वाली है। चलिए फिर से हम ट्रैक पे बात करते हैं। तो ये 15 Gem 1 की जो रिक्वायरमेंट, थियोरिटिकल रिक्वायरमेंट आई, वो थियोरिटिकल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली हमें क्या कहती है, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कहती है। यानी कि थियोरेटिकली जितना एयर का अमाउंट हमें चाहिए और जितना फ्यूल का अमाउंट हमें चाहिए उसे हम स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कहेंगे, मगर ये एक्चुअल रेशियो 14.7 Gem 1 रहता है। इसका मीनिंग है कि एयर को थोड़ा सा कम रखा जाता है और फ्यूल को थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि हम कंप्लीट पावर प्रोड्यूस कर पाए। अगर हमने थियोरेटिकली जितना हमने कहा है 15 Gem 1 एग्जैक्टली उतना ही एयर और फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे, तो एयर एंड फ्यूल के जो लेयर्स बनेंगे उसमें टेम्परेचर अलग अलग होगा। यानी कि अगर टॉप लेयर समझे जो स्पार्क प्लग के बहुत ही बाजू में है, बहुत ही नजदीक है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बट जो पिस्टन के नजदीक है वहां पर बहुत कम टेम्परेचर रहेगा। तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या उस टेम्परेचर को कंपेंसेट करने के लिए हम थोड़ा सा फ्यूल ज्यादा भेजते हैं रादर देन एयर को ज्यादा भेजने से, ताकि हमारे पास फ्यूल की कमी ना हो, जितना पावर चाहिए उतना इंजन को मिल जाए। सो स्लाइटली रीच रेशियो को हम स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कहेंगे। ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट है कि 15 Gem 1 रेशियो पे हमें थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्रिक यानी कंप्लीट एयर कंजप्शन, कंप्लीट फ्यूल कंजप्शन नहीं मिलता है, रादर देन 14.7 पे हमें मैक्सिमम फ्यूल कंजप्शन मिलता है। आप अगर सहमत नहीं है मेरी बात से तो अपनी कमेंट नीचे रख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है, टॉपिक को समझना है। समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल का गैप क्या होता है वो समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में ये एनालिसिस को भी समझना पड़ेगा कि 15 Gem 1 वो थियरी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, मगर 14.7 Gem 1 वो प्रैक्टिकली रिसर्च से आ रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। तो यहाँ पर अगर हम फ्यूल की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 14.7 Gem 2
तो यानी 2 किलो हमने फ्यूल भेजा उतनी ही एयर में, एयर का मैंने अमाउंट नहीं बढ़ाया बट फ्यूल का अमाउंट बढ़ा लिया, तो ये कौन सा रेशियो हो गया, रिच मिक्सचर कहेंगे इसको। रिच मिक्सचर का मीनिंग है कि फ्यूल की मात्रा ज्यादा होना एज कंपेयर टू एयर। या फिर दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं लिखूं 14 जेम 1, तो यहां पर मैंने एयर को कम कर दिया 14.7 में से, यानी फ्यूल ऑटोमेटिकली फ्यूल को उतना ही रखा बट एयर की मात्रा कम कर दी, तो पर यूनिट ऑफ एयर फ्यूल ज्यादा आ गया, तो इसे भी हम रिच मिक्सचर कहेंगे। फ्यूल को एज इट इज रखो और किसको 14.7 एयर को कम कर दो, या फिर फ्यूल को ज्यादा करो और एयर इज इट इज रखो, तो उसे हम रिच मिक्सचर कहेंगे। अल्टीमेटली आपको यही समझना है कि 14.7 डिवाइडेड बाय 1 इसका मीनिंग होता है 14.7। तो एयर फ्यूल का रेशियो अगर 14.7 से ज्यादा आएगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे, लीन मिक्सचर। अगर इसका रेशियो कम आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिच मिक्सचर। तो अभी देख लीजिए 14.7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 14.7 डिवाइडेड बाय 1 से तो कम ही आएगा, तो इट मींस ये रिच मिक्सचर है, ये भी रिच मिक्सचर है। तो कौन सा लीन मिक्सचर होगा, लीन का मीनिंग है एयर ज्यादा फ्यूल कम, तो 15.5 जेम 1, एयर को बढ़ा दीजिए फ्यूल एज इट इज रखिए, तो ये क्या है, लीन मिक्सचर है। और दूसरा मैं लिखूं, मैं आपको शायद तकलीफ दे रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं मगर आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा मैं अगर रेशियो यहाँ पर लिखूं, फिर से लिख देता हूं 15.5 जेम 1, तो ये लीन मिक्सचर है। और दूसरा अगर मैं लिखूं कि जहां पर मैं फ्यूल कम कर देता हूं, एयर इज इट इज है 14.7 और 0.9, तो ये दोनों केस में क्या होगा, 14.7 डिवाइडेड बाय 0.9 कीजिए, 14.7 से ज्यादा ही आंसर आएगा, इसीलिए उसको लीन मिक्सचर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि रिच मिक्सचर किसे कहते हैं, लीन मिक्सचर कैसे कहते हैं एंड नॉर्मल मिक्सचर किसे कहते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं वापस आ रहा हूँ लेक्चर में, एक ही मिनट का बात है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत अलग अलग कंडीशन के लिए कैसे अलग अलग होती है। ओके, तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्टेशनरी इंजन क्या है और ऑटोमोबाइल्स क्या है। हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं, क्यों उसे मोबाइल ही कहा जाता है, मोबाइल वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जिसको इजीली ले जाया जा सके, मोबाइल किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सके। तो यहाँ पर स्टेशनरी इंजन भी होते हैं, वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर एक स्टैंडर्ड ही होता है, जो भी होगा वो लोड के हिसाब से एक स्टैंडर्ड ही होगा। एंड ऑटोमोबाइल इंजन में क्योंकि वहां पर लोड की कंडीशन वेरी होती रहती है, वहां पर स्पीड की कंडीशन वेरी होती रहती है, तो वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर भी वेरी करेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल में ना। चलिए उसके लिए आपके सामने एक इमेज लाके रखता हूं। ये इमेज तो आप समझ ही गए होंगे, दिस इज अ जनरेटर। और ये जनरेटर क्या कहना चाहता है कि मैं स्टेशनरी इंजन हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये स्टेशनरी इंजन है। अब वो समझ लीजिए कि एक सोप है, सोप के अंदर कुछ 2-3 ट्यूबलाइट्स हैं, कुछ 2-3 पंखे हैं और छोटा मोटा चार्जिंग का प्लग पॉइंट है। तो उससे ज्यादा वहां पर लोड नहीं है, यानी लोड फिक्स है। और वहां पर जी बे में से जो लाइन की कनेक्शन आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से जो कनेक्शन आ रही है, वो थोड़े समय के लिए जीबी मेंटेनेंस कर रही है, इसीलिए सैटरडे या संडे को बंद रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी को। तब जाके हम ये जनरेटर को यूज करते हैं। तो जनरेटर के पास परफेक्ट एक लोड है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 वोट को ही हैंडल करना है, 200 वोट लोड को ही हैंडल करना है। तो इसको हम कहेंगे कि स्टेशनरी इंजन, की ये एक ही जगह पर रहेगा, इसको और किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना ही लोड वेरी हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई स्पीड वेरी हो रही है, और हमें वही चीज के साथ ही डील करना है। तो यहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। मगर उसी के साथ में अगर मैं ऑटोमोबाइल के बारे में बात करूं,
एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक बाइक है जहां पर 2 लोग भी बैठ सकते हैं, कभी कभी हम अगर छोटा बच्चा है साथ में तो 3 लोग भी बैठते हैं। तो लोड वेरी कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। साथ साथ में अगर हम कोई अच्छी रोड पे चला रहे हैं, नेशनल हाईवे पे चला रहे हैं, तो हम 80 के ऊपर चलाएंगे बाइक को। कभी कभी हम 60 पे चलाएंगे, जब हमारे पास सिटी में चलाना होता है तो वहां पर हैवी ट्रैफिक रहती है, तो लोड स्पीड कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। तो हमारे पास वेरिएशंस बहुत है, यानी लोड ज्यादा है एंड स्पीड कम है, लोड ज्यादा है एंड स्पीड ज्यादा है, लोड कम है एंड स्पीड ज्यादा है, लोड कम है एंड स्पीड भी कम है। ये सभी टाइप के क्राइटेरिया हमारे पास रहते हैं और वहां पर हमें इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इंजन की फ्यूल कंजप्शन रेट को बढ़ाने के लिए, इंजन की एवरेज इंप्रूव करने के लिए हमें एयर फ्यूल रेशियो को बहुत ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। यानी एयर फ्यूल रेशियो उतना ही मिलना चाहिए जहां से हमें ऑप्टिमम पावर भी मिले, ऑप्टिमम एफिशिएंसी भी मिले एंड साथ साथ में हमारे पास ऑप्टिमम फ्यूल इकोनॉमी भी मिले। अगर मैं कहूं कि एवरेज कम हो जाएगी तो कोई बाइक परचेज करेगा? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एवरेज को नेगोशिएट करके बाइक परचेज करेंगे। वो पावर को नेगोशिएट कर सकते हैं मगर एवरेज को नेगोशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए आप अभी देखेंगे कि जितनी भी गाड़ियां चल रही है थ्रू आउट ये रोड पे, वो अभी सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पे चल रही थी, अब नई पॉलिसी के हिसाब से पेट्रोल और डीजल से सीएनजी पे जाएंगे। और सीएनजी से आप देख लीजिएगा इन नियर बाय फ्यूचर में 2025 की बात कर रहा हूं, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको दिखने लगेंगे। यानी जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, जो ओला उबर कैब है, जो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो कार यूज कर रहे हैं, वो सभी जगह पर अभी आप देखेंगे कि पेट्रोल कार्स ज्यादा परचेज हो रही होगी एज कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि पेट्रोल में आप सीएनजी किट फिट करवा सकते हैं बट डीजल में ये केस नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी एक रिसर्च है कि डीजल में अगर आप सीएनजी के साथ कुछ मिक्सचर करके नया कुछ बना पाए तो वो भी एक अच्छी बात रहेगी इन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल के लिए हमारे पास पेट्रोल से सीएनजी स्विच हो रहा है और सीएनजी से इलेक्ट्रिक स्विच होगा। अभी और भी फ्यूचर देखना बाकी है, क्योंकि हम इंजीनियर हैं तो हम फ्यूचर को आराम से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अभी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है, बट थर्मल पावर प्लांट से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी एमिशन प्रोड्यूस करता है। तो एमिशन को हमें कम करना है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही काम चलेगा, यानी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये तीनों के तीनों में से सोलार अभी सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, टाइडल एंड विंड एनर्जी अभी कम है, बट सोलार एनर्जी पे बहुत सारा वर्क होगा इन फ्यूचर। मैं कहता हूं कि 2030 में अभी की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सोलार की प्रोड्यूस करने वाली, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025 में आ गए तो नेक्स्ट बूस्ट 2030 में आपके पास सोलर एनर्जी पे रहेगा। तो अगर आपका फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं आप, और अभी से ही आप कोई इंजीनियरिंग कंपनी में ज्वाइंट होना चाहते हैं, तो फ्यूचर को देख के अगर इंजीनियरिंग कंपनी में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो आप सोलर एनर्जी के बारे में अभी से देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां लीडिंग पोजीशन पे, और वहां पर जाके जॉब कीजिए। आप 110% 2030 या 2035 तक बहुत अच्छी पोस्ट पे भी रहेंगे और वहां पर आपको बहुत सारी अर्निंग भी होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं, मगर नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि मैक्सिमम पावर के लिए कौन सा रेशियो चाहिए, रिच मिक्सचर चाहिए, लीन मिक्सचर चाहिए, स्टोक्योमेट्रिक चाहिए, वैसे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कौन सा चाहिए एंड आइडलिंग कंडीशन के लिए कौन सा चाहिए। मीनवाइल आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो पूर्व धारणा, हम कहते हैं ना प्रिजम्पशन, एजम्पशंस रहेंगे, वो प्लीज लिख दीजिएगा इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपके कमेंट भी देख पाऊं और समझ पाऊं कि आपने क्या समझा है और फिर जाके आपको पढ़ा पाऊं। तो तब तक के लिए 12th लेक्चर इज ओवर, लेट्स सी इन द नेक्स्ट 13 लेक्चर, वी विल मीट अगेन। अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है, आपकी कमेंट का स्वागत है, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊं, मैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊं और आप भी अच्छी तरीके से पढ़ पाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।